ये आपका जो असाइनमेंट भेजा गया है उसको कैसे करेंगे, थोड़ा मैं आपको दिशा निर्देश देता हूँ कि आप जैसे 10th में असाइनमेंट को बनाए थे तो उसमें क्या था कि बाजार में जाते थे, सब्जेक्ट वाइज खरीद लेते थे तो प्रोजेक्ट का फाइल तैयार करके जमा कर देते थे। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। 11th में आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। आप देखिएगा मार्केट में जाएंगे तो असाइनमेंट का वो पेज बेच रहे हैं, उसमें पूरा फर्स्ट प्रिंट में टाइप किया हुआ है, प्रिंटेड है, और उसको खरीद लीजिए। यदि उसको आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप 4A साइज का पेज खरीद लीजिए और खरीदने के बाद इस 5 क्वेश्चन का आंसर लिखिए और लिखने के बाद जो है आप एक ऊपर वाला फ्रंट पेज में अपना नाम, स्कूल का नाम, असाइनमेंट, सब्जेक्ट है, इसके बाद फिर मंथ, ये सारी चीज डिटेल्स एक फ्रंट में पेज में पेन से लिख के भर करके और सबको एक पंच बना करके सब्जेक्ट वाइज जमा करना है। हिंदी है तो हिंदी का, मैथ्स है तो मैथ्स का, और इसको जमा करने का डेट आपको दे दिया गया है 14, 15, 16 तारीख को। तो आप इसमें अपनी लापरवाही नहीं बरतिएगा, क्योंकि ये अभी शासन का जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए असाइनमेंट आपको रिजल्ट के समय बहुत काम आएगा और इसका वेटेज उसमें जाकर के जुड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ बना करके स्कूल में आकर जमा करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया कि पद्यांशों को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। तो आप देखिए, ये जो व्याख्या है, पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर प्रसंग, फिर अर्थ, फिर विशेष। ये 4 पॉइंट में इसको डालना है। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो संदर्भ में कवि का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे। तो कवि का नाम आप बुक खोल करके देखेंगे, कबीरदास जी हैं, और पाठ का भी नाम आप खोलेंगे तो पाठ का भी नाम मिल जाएगा। लेकिन इसको लिखने के लिए थोड़ा अच्छे से अपने शब्दों में डालकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये पाठ से इसके कवि ये हैं, से लिया गया है, इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो ये चीज संदर्भ में होना चाहिए, कवि का नाम और पाठ का नाम। इसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको केवल वो पूरा एक लाइन में प्रसंग देना है कि कबीरदास जी ने इस संसार के प्रति जो श्रद्धा सुमन है उसका विस्तार रूप से वर्णन किया है, उसकी पाखंडियों को उजागर किया है। कि जो पाखंडी लोग हैं पूजा पाठ के माध्यम से लोगों को भरमा देते हैं, उसी चीज को कबीरदास जी ने उजागर किया है। ये आपको एक लाइन कविता के माध्यम से मैंने आपको प्रसंग में लिखना है। अब जैसे पहला हमने दिया है कि संतो देखत जग बौराना, सांझ कही तो मानन धावे, झूठ जगपति आना, नेवी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, माता मारी पखाने पूजय, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पदय है पुराना। यानी देखिए, इसमें हमारे कवि कबीरदास जी साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, मैंने देखा है कि जब आप सत्यवाद को रखते हैं तो उस बात को लोग मानने वाले बहुत कम हैं, और उसी बात को यदि झूठे रूप में रखते हैं तो उसको मानने वाले बहुत से लोग हैं। उसको लोग पतिया लेते हैं, मान लेते हैं और उसी को अमल करते हैं। तो संतु देखत जग बौराना, सांझ देखे तो मारन जावे, झूठे जग पतिया, यानी झूठे पतिया जाते हैं, सांझ दब जाता है। और बोले कि सांझ कहो तो मारन जावे, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। बोले कबीरदास जी कि मैं ऐसे लोगों को भी देखा जो धर्मात्मा है, बहुत अपना टीका पाना लगाए हैं, चंदन के टीका लगाए हैं, वस्त्र पहने हैं
और सुबह सुबह स्नान करके भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे भी पाखंडियों को मैंने देखा है। और कहते हैं कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान। और उठते उठते स्नान ध्यान करके पखान मतलब पत्थर को पूजने के लिए चले जाते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा करने लगते हैं। ये शिव का है, सरस्वती का है, माँ दुर्गा का है, ये इसका है, ये सारे चीज में। लेकिन उनके प्रति पूछा जाए कि आप किसको पूजा करते हैं, इनकी महानता क्या है, तो इस बात का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। और बोले हिंदू ही नहीं, बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। और मैं ऐसे मुस्लिम लोगों को भी देखा हूं कि रात दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस कुरान की बात को अपने जीवन में उतारते नहीं है, दूसरे के लिए केवल उपदेश दिए हैं। तो कबीरदास जी ने इस पाखंडियों से दूर रहने का इस कविता के माध्यम से आपको उजागर किया है। अब ये सारी चीज आपको बहुत सुंदर शब्दों में, अक्षरों में लिख करके एक असाइनमेंट के रूप में जमा करना है। इसके बाद मैंने दिया है दूसरा क्वेश्चन नंबर, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के बारे में लिखना है। तो नमक का दरोगा पाठ जो है एक कहानी है, और ये कहानी बहुत ही प्रेमचंद जी का लिखा हुआ रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्प है। और ईमानदारी का पूरा पाठ इस कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है कि आप एक नमक का दरोगा यानी नमक विभाग के दरोगा के पद पे रहते हुए भी आप किस तरह से अपने जिम्मेदारी दरोगा का पद को निभा रहे हैं, इसकी चर्चा प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो आप जैसे आप बुक खोलेंगे और इस लेसन को पढ़ेंगे नमक का दरोगा, तो आपको भी लगेगा कि अरे मैं आज पूरा पढ़ के इसको समझ लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत लोग अच्छे से इसका अध्ययन करके जो भी पढ़ा है उसको आज भी ये कहानी याद है। तो नमक का दरोगा कहानी को आप पढ़िए और उसमें से पंडित आलोपी दीन के बारे में जो पूछा गया है 4 पॉइंट आप लिखिए। इसके बाद तीसरा नंबर है कबीर की दृष्टि से। तो कबीरदास जी का वही जो अभी प्रश्न था जिसमें 4-5 पैराग्राफ है, तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और कबीरदास जी के आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें से एक निचोड़ भाव निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा 4 पैराग्राफ का, उसको आप 4 तर्क दे करके लिख देना है। और आयु सीमा, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। अब शब्द सीमा इसमें मैंने दिया है 75 से 100, तो 75 से 100 के बीच में ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रश्न को बहुत ही लंबा चौड़ा लिख दिए फिर भी उसका सही अर्थ उससे निकल नहीं रहा है, तो फिर आपके नंबर कटने लगेंगे। और किसी किसी का शब्द सीमा कम है, किसी का शब्द सीमा ज्यादा है, और आप कमे में लिख दिए और लिखने के बाद सोचे कि ये हो गया, अब आगे क्या लिखना है, तो उसमें भी आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से ये बात क्वेश्चन में डाल दिया हूं कि इस प्रश्न का शब्द सीमा न्यूनतम इतना होगा और अधिकतम इतना होगा। उसी शब्द सीमा के अंदर में 2, 4, 10 शब्द आगे पीछे रहेगा तो आपका सही माना जाएगा, अन्यथा शब्द सीमा को आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसके बाद मैंने दिया है समास। तो देखिए समास में क्या है कि समास की परिभाषा तो लिखना ही है, तो आप हेडिंग डाल दिए समास। पहले आप लिखिए समास, समास की परिभाषा। इसके बाद समास के 2 या 3 एक उदाहरण दे दीजिए, ये आपका समास हो गया। अब इसके बाद उसके प्रकार में, तो आप शब्दों के प्रकार में जैसे जैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला आपने लिख रहे हैं द्विगु समास, द्विगु समास, तो इस द्विगु समास का पहले आप परिभाषा भी लिखिए, और परिभाषा लिखने के बाद इसके एक कम से कम 2 उदाहरण भी दीजिए। उसी प्रकार अव्ययी भाव समास लिखिए, हेडिंग डालिए,
फिर अव्ययीभाव समास के परिभाषा में लिखिए और उसके 2 उदाहरण भी लिखिए, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये समास का परिभाषा, उदाहरण और समास के भेद लिखकर छोड़ देंगे और सभी भेदों का परिभाषा यदि आपने नहीं लिखा तो समझिए कि आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुन लीजिए। समास का परिभाषा का मतलब है समास का परिभाषा लिखिए और उनके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्पष्ट लिखा हुआ प्रश्न है तो उनके भेदों का परिभाषा भी लिखिए और उदाहरण भी लिखिए और बहुत सुंदर से लिखिए ताकि आपको 4 में 4 मिल जाए। यानी आपका जो 20 मार्क्स है वो 20 मार्क्स पूरे के पूरे आप हकदार हैं। और आप यदि मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आप सुंदर सही अक्षरों में लिखते हैं और शब्द सीमा के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार लिखते हैं तो आपको 20 में 20 कटने का कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए मैंने समास को बता दिया, लिखा भी हूँ प्रश्न में। समास का एक परिभाषा लिखिए, उसके भेदों का भी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। इसमें लिखिए द्विगु समास का परिभाषा लिखिए, फिर उसका उदाहरण लिखिए, काम खत्म। और अव्ययीभाव का परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए, उसका काम खत्म। ऐसे करके सभी प्रकारों के परिभाषा लिखते हुए उदाहरण आपको लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमने 5वां दिया है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें हमने कम से कम 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, दूसरा दिया है जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा दिया है साहित्य समाज का दर्पण। तो इसको भी आपको मैं बहुत 10th में बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि पहला पॉइंट आप देंगे निबंध का तो उसका होता है प्रस्तावना। यानी आपका हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। आपने प्रस्तावना लिख दिया। अब प्रस्तावना में आप कम से कम 6-7 वाक्य लिखना है। जैसे खेलों के, जीवन में खेलों का महत्व के बारे में आप लिख रहे हैं तो जीवन में खेलों का महत्व का एक प्रस्तावना आपको दिया हुआ है, आप पढ़िए और उस प्रस्तावना हेडिंग डाल करके कि उसमें 7 या 6 लाइन प्रस्तावना में लिखिए। इसके बाद अब आपको जीवन में खेलों का महत्व के गुण और दोष, लाभ या हानि, जो भी उसके पॉइंट्स हैं कम से कम 5-6 पॉइंट्स लिखिए। इस पैटर्न में यदि आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जीवन में खेलों का महत्व, खेल का क्या महत्व है उसके पॉइंट डाल दिए 4, और वो अवगुण उसके क्या है उसके भी 4 पॉइंट डाल दिए, सबको डील कर दिए, सबका वो 1-2 लाइन उसका लिख दिए, तब जाकर के आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेगा। तो प्रस्तावना के बाद उससे रिलेटेड गुण दोष, दूसरा नंबर में गुण दोष दीजिए, उसके क्या गुण है और क्या दोष है, दोनों चीज लिखना है। और तीसरे नंबर में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष को बहुत लोग उपसंहार भी बोलते हैं, यानी ये 3 पॉइंट में आपको पूरे निबंध को लिखना है, तभी जाकर के आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। 200 शब्द तक लिखेंगे तभी आपको इसमें 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप निबंध ऐसे उठाए और 2 पेज 3 पेज लिख दिए और उसमें न कहीं प्रस्तावना दिख रहा है, न उसके बारे में कोई गुण लिखे हैं, न उसका कोई दोष लिखे हैं। जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का शिक्षा के महत्व का प्रस्तावना लिखिए, फिर इससे ऑनलाइन से क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, ये भी लिखना है। और इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष आप भी 4-5 लाइन में लिखेंगे। तो यदि ये पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका ये निबंध पूर्णतः होगा। अन्यथा यदि आप सोचेंगे कि 2 पेज 3 पेज ऐसे लिखते गए, जीवन में खेलों का महत्व कोई पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका निबंध में नंबर कटेंगे, 5 में 5 नहीं पाएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट जो है
क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट दे दिया गया है और 14, 15, 16 तारीख के अंदर में जमा कर देना है स्कूल में आकर के। और सबसे इसमें बारीकी ये है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिएगा, ताकि आपका नंबर कहीं से काटने का मौका न मिले। और इसको 4 SI पेज में ही लिखेंगे, ताकि आपका वो 10th क्लास जैसा मार्केट में प्रोजेक्ट बुक उपलब्ध नहीं है। आप 4 SI पेज जरूर उपलब्ध है बाजार में, और असाइनमेंट करके प्रिंटेड किया हुआ भी पेज है, तो उसको लीजिए। तो आपको ऊपर फ्रंट लाइन का जो पेज है लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो लिखा हुआ है, उसको भर दीजिए और स्टेपलर कर दीजिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग। और करने के बाद ये आप विद्यालय में आकर के जमा कर दीजिए। और आपका ये नंबर जो है, यदि स्थिति परिस्थिति ऐसी रहती है तो भी इसका मार्क्स आपको वेटेज में जुड़ेगा फाइनल रिजल्ट बनाने के समय में। इसलिए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक इसको काम को करिएगा।